नमस्कार सभी लोगों को मेरी तरफ से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, क्या हो गया अचानक मुझे। तो हुआ कुछ नहीं है, थोड़ा सा सर्दी लगने का असर है और सर्दी बढ़ती चली जा रही है गुड़गांव में। और ये सीज़न ही है कि दिसंबर ख़त्म होने की तरफ है और सर्दी मध्य जनवरी तक सबसे ज़्यादा रहती है। तो इस समय सर्दी अपने चरम पर जा रही है, उसका असर है। मैंने आज सोचा आप लोगों से एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए। बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको आजकल तो बहुत ज़्यादा ही ये चर्चा में है। और मैंने खुद भी वो वीडियो देखा जिसको देखने के बाद बड़ा ही मुझे बड़ा मर्मस्पर्शी वीडियो था और उसको देख करके बहुत विचलित हो गया मैं कि किस तरह से आजकल जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो शादी को भी एक तरह का धंधा बना लेती हैं और किस तरह से अपने पति से पैसे वसूलने के लिए पति को तलाक देना और बच्चे को अपने पास रखना ताकि उसी के बहाने बच्चे के मोह में पड़ के ही सही वो सारी मांगों को पूरा करता रहे। तो आप सही समझ रहे हैं, मैं बात अतुल सुभाष की कर रहा हूँ, जो कि 9 दिसंबर को जिसने आत्महत्या कर ली। उसका 90 मिनट का जो वीडियो था वो मैंने देखा और उसको देखने के बाद मुझे कुछ बातें ऐसी समझ में आई जो कि मेरे लिए खुद भी एक बड़ा नया अनुभव था उस वीडियो को देखना। क्योंकि जब कोई मरने वाला व्यक्ति ये बात कहता है कि मैं दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर हैं और अच्छे इंजीनियर हैं, उन दुनिया के चुनिंदा लोगों में से हूँ। उसने ये बात कहा कि वो दुनिया के चुनिंदा इंजीनियर्स में से है। और जब मरने वाला व्यक्ति को इस तरह की बात कर रहा हो, अगर मान लेते हैं कि अगर उसने बढ़ा चढ़ा के भी ये बात बोला होगा तो भी दुनिया के चुनिंदा इंजीनियर्स में से भले ना हो, लेकिन वो इंजीनियर तो था ही। और जिस भी संस्था के लिए वो काम कर रहा था, उस संस्था का वो जिम्मेदार एक कर्मचारी था, एक कंपनी का अच्छा एम्प्लॉय था। तो बाकी लोगों को क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन दुनिया ने एक अच्छा इंजीनियर खो दिया, पहली बात तो ये। दूसरा ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जिस बीवी को उसने अपनी सारी जो हुनर थी, अपना सारा जो एक्सपर्टीज़ था वो सिखाया और उसको इस लायक बनाया कि एक्सेंचर जैसी कंपनी में वो काम कर सके, वो औरत फेमिनिज़म का सहारा लेके और अपने पति को किस तरह से इस्तेमाल करती है सिर्फ पैसों की खातिर, जो कि पैसे कमाना भी उसने सिखा दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह का फेमिनिज़म है कि आप पहली बात तो ये कि कोई रिश्ता ही मार देते हो। तो जब आपने रिश्ते का ही मर्डर कर दिया, अब आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो फिर उसी के टुकड़ों पर पलने के लिए कैसे आप उसको धमका रहे हो। अगर आपने ये फैसला किया कि आपको उसके साथ नहीं रहना है, वो सही व्यक्ति नहीं है, या आपको उससे जो भी शिकायतें थी, या आपने शायद मजबूरी में शादी किया था, जो कुछ भी था, लेकिन अगर अलग ही होना है, सबसे पहले तो आप खुद शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं। और जैसा कि उसने बताया कि पहले भी शायद टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट की प्रोफाइल पे कुछ काम किया करती थी उसकी पत्नी। तो ऐसा तो था नहीं कि नौकरी नहीं मिल सकती, या जो लोग बीपीओ में भी काम करते हैं वो क्या ज़िंदा नहीं रह पाते, ऐसा तो कुछ नहीं है।
काम करने वाले लोग तो बड़े अच्छे से मतलब मेहनत करते हैं और लाइफ सबकी चलती है। बीपीओ या मल्टीनेशनल में कॉलिंग वाली प्रोफाइल पे भी लोग जॉब करते हैं, बच्चे भी पालते हैं। बहुत सारी सिंगल मदर्स भी हैं जो बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही हैं। तो ये बात मेरी समझ के बाहर है कि कैसे कोई औरत जो कि ये समझती है कि उसका पति अच्छा नहीं है, उसको पति को छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर पलना भी उसको उसी के टुकड़ों पर है और बच्चे की परवरिश के लिए बच्चे को पालने के लिए 40,000 रुपये पर मंथ की डिमांड। अच्छा, वो 40,000 देने लगा तो फिर 80,000 की डिमांड पर मंथ, और फिर जब 80,000 पर भी देने को मजबूर हुआ तो फिर 3 करोड़ की डिमांड। तो ये डिमांड किस तरह से बढ़ती चली जा रही है और ये मांगने में शर्म क्यों नहीं आती है कि मतलब इस तरह की चीज़ें मांगना और बार बार मांगना, तो ये तो बहुत ही ख़राब। और इस मामले में तो अगर कोई औरत ऐसा करती है, हालांकि ये केस भी और ये पूरा मामला अभी भी जांच के घेरे में है और सरकार और जो भी प्रशासन तंत्र है वो सब इसकी जांच में लगा है। इस पर पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि क्या है, क्योंकि जो न्यायालय है वो इस पर जो है सही फैसला सुनाएगा और आगे जो भी होना है वो चीज़ें साफ होंगी। लेकिन अगर मैं इस पूरी स्थिति को काल्पनिक भी समझूं तो भी ऐसी ये जो पूरा प्रकरण है जिसमें इस तरह की सब चीज़ें हुई और वो अपना पूरा मरने की प्लानिंग करता है, अतुल सुभाष इतनी प्लानिंग करके, और वो अपना सुसाइड जो है कंफर्म करता है कि कैसे वो मरे। मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई समाज का फेलियर हो सकता है, और जो न्याय व्यवस्था है इससे बड़ा कोई फेलियर हो सकता है, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चीज़ की जांच जो है सरकार या न्यायालय किसी भी चीज़ की जांच नहीं करवा रहा है। अगर कोई औरत ये कहती है कि 2 साल के बच्चे के लिए 40,000 रुपये प्रति माह का खर्च है, कैसे संभव है? मेरी भी 2 साल की बेटी है, लेकिन खर्च तो 40,000 तो कभी नहीं किया मैंने आज तक, पिछले 3 सालों में। क्षमा कीजिएगा, 3 साल की है मेरी बेटी, लेकिन 3 सालों में किसी भी महीने 40,000 का खर्च तो नहीं आया उसके ऊपर। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किस तरह के खर्च की बात है जिसमें कि 40,000 रुपये प्रति माह की ज़रूरत है, और ये मांगने में किसी तरह की शर्म भी नहीं है। और जब अगला देता है ये पैसे तो भी शर्म नहीं आती है कि अपने ही बच्चे के लिए उससे पैसा लिया जा रहा है जिसके द्वारा सिखाई गई हुनर के वजह से नौकरी मिली हुई है एक्सेंचर जैसी कंपनी में। तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ये पूरा प्रकरण बहुत ही विचित्र है। या ये कह लें कि कलयुग में जिस तरह की बातें पहले बताई गई कि होंगी, ये सब दिखाई देने लगा है। भविष्य पुराण और बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें कलयुग की व्याख्या है कि ये सब चीज़ें होंगी, यही सब होने लग गया है। मेरा तो यही एक अनुरोध है सभी नारी वर्ग से कि किसी भी व्यक्ति से आप विवाह ना करें अगर आपके अंदर यह भरोसा ना हो कि आप खुद अपना खर्च उठा सकती हैं, या आपको कल को कैसी भी स्थिति आ जाए, मान लीजिए आपका पति किसी दुर्घटना में ही मर गया या किसी बीमारी से ही मर गया, तो क्या आप उसके मरे हुए शरीर से एलिमनी और
बच्चे का मेंटेनेंस ले पाएंगे, तो फिर आप किस भरोसे पर शादी कर रही हैं किसी से। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी औरतें ऐसी ही हैं, लेकिन ये जो कानून है वो इस तरह की घटना को कैसे जो है सपोर्ट करता है। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ख़राब है ये जो हुआ, क्योंकि अपनी मौत को लेकर के इतना दृढ़ निश्चय होना कि कोई 32 कामों की लिस्ट बनाता है और एक एक करके सारे काम करता है और फिर जो है अपने आप को फांसी लगा लेता है, तो ये सामान्य बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़कों को भी मैं यही कहूँगा कि किसी भी औरत से विवाह तब तक ना करें जब तक कि वो इस बात को लेके जो है सुनिश्चित ना कर सके कि भाई उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और सही बात है, और ऐसी स्थिति अगर किसी के भी सामने आ जाए तो उसके पास और कोई चारा भी नहीं बचेगा। वो क्या, कोई भी पुरुष हो, उसके सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि उसको सारी मांग को पूरा करते चले जाना है और कोई विकल्प ही नहीं है, आखिर वो कब तक सारी मांग पूरी करता रहेगा। एक न एक दिन फिर उसको यही लगेगा कि मेरा पैसा ही मेरा दुश्मन है, तो या तो सब दुनिया छोड़ के अज्ञातवास में कहीं चला जाए, तब भी फिर वो कोर्ट में अपराधी घोषित हो जाएगा कि वो तो भाग गया, मतलब कि वो जो है कल्प्रिट है, वही गुनहगार है। और अगर ना भागे तो देता ही रहे, तो ये तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। ऐसी स्थिति में तो हर आदमी यही सोचेगा कि आत्महत्या कर लेना ही बेहतर है, यही मुक्ति का मार्ग है, हर किसी को यही लगेगा। आत्महत्या करने से पहले कोई भगवान का नाम 108 बार ले रहा है, तो ये सोचिए कि उसको भगवान में कितनी आस्था है कि शिव का नाम 108 बार लेता है वो मरने से पहले। और इतने समय तक अगर किसी ने 2-3 साल केस लड़ा, 120 तारीखें जो है जा कर के कोर्ट में बैठा, तो उसको न्याय व्यवस्था पर भी बहुत विश्वास रहा होगा। लेकिन फिर भी ये हो जाने का मतलब तो यही बनता है कि पुरुष समाज के लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो कि सत्यापित कर सके कि उसकी कितनी गलती है। अगर तलाक हो रहा है या उसकी पत्नी उसको छोड़ रही है, तो उसकी कितनी गलती है। और भगवान करे कि इस पूरे प्रकरण में दोषियों को सज़ा मिले, ताकि एक व्यक्ति जो कि भगवान का नाम लेकर और आत्महत्या कर गया, उसकी आत्मा को शांति मिल सके, उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जा सके। और जो भी इस तरह की महिलाएं हैं या जो भी ऐसी लड़कियां हैं, उनको भी एक सीख मिले कि अगर आप गलत करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी फंस सकते हैं, जिसमें फिर से आप ही गलत माने जाएंगे और आपका जीवन भी चौपट होगा। इस पर आप लोगों की क्या राय है, मेरे साथ साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
और जितना दूर दूर तक फैला सकते हैं फैलाइए। हम लोग इस पर जितने भी कम से कम विवाहित लोग हैं उनमें तो ये एक चेतना पैदा कर सकें कि ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है किसी के भी जीवन में।